नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। अल्मोड़ा उत्तराखंड का एक पुराना और ऐतिहासिक जनपद है और एक पुराना और ऐतिहासिक शहर है। इन दिनों उत्तराखंड में आप सब जानते हैं 2022 में मारी गई अंकिता भंडारी, एक 19 बरस की लड़की जिसको वीआईपी लोगों को सर्विस देने के लिए दबाव में लिया गया एक रिजॉर्ट मालिक द्वारा, और जब वो तैयार नहीं हुई तो उसकी हत्या कर दी। ये बात अदालत भी मान चुकी है कि उसकी हत्या हुई, लेकिन वीआईपी कौन था इसको लेकर सवाल बना हुआ है। पुलिस ने अपनी जांच की, आरोपी जेल में है, कठोर आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, लेकिन ये वीआईपी कौन था जिसके लिए इस लड़की को मारा गया, ये मुद्दा उत्तराखंड में बार बार उठता रहता है। और अब चूंकि चुनावी वर्ष नजदीक है तो एक बार फिर ये मुद्दा उठा। एक बहुत ही गैर जिम्मेदार महिला के कुछ बयान आए। उसने दावा किया ये वीआईपी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम हैं, और उसके बाद बवाल मच गया। बहरहाल आम जनता सड़कों पर उतरी, मांग हुई कि वीआईपी को चिन्हित किया जाए। उत्तराखंड की सरकार ने भारी जन दबाव के चलते जो काम आज से 3 बरस पहले हो जाना चाहिए था उसको कर दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ये जांच अब सौंप दी गई। इस जांच को सीबीआई को सौंपे जाने से पहले ये मांग जब उठ रही थी कि वीआईपी को चिन्हित किया जाए, दोषी को दंडित, जो असली दोषी है कथित तौर पर उसको दंडित किया जाए, जनता सड़कों पर थी। और इसी क्रम में अल्मोड़ा शहर में भी उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, कई जन संगठन, ये सब लोग वहां के गांधी पार्क में प्रदर्शन कर रहे थे या एक गोष्ठी कर रहे थे। और उस दौरान एक घटना हुई जिसकी चर्चा मैं आज करना चाहता हूं, क्योंकि वो बड़ी गंभीर सवालों को खड़ा करती है। घटना ये हुई कि एक पत्रकार, एक युवा लड़की भारती पांडे भी मंच में थी, वो बोल रही थी, और उन्होंने इस पूरी प्रवृत्ति के लिए, जो लड़कियों का शोषण होता है या दलितों के साथ अत्याचार होते हैं, इन सब को मनुवाद और ब्राह्मणवाद से जोड़ा। और जब वो ये बोल रही थी तब अचानक ही एक सज्जन आए और उन्होंने हंगामा काटना शुरू करा। वे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण हैं, और उनको शायद उनकी भावनाएं शायद आहत हो गई, या जो भारती पांडे कहना चाह रही थी उसको वो समझ नहीं पाए। भारती पांडे इत्तेफाक से इस अखबार के साथ कुछ अरसा जुड़ी रही हैं, बहुत जन सरोकारों वाली लड़की हैं, उनको ट्रेनिंग मिली है उत्तराखंड के एक प्रखर आंदोलनकारी पीसी तिवारी जी द्वारा। तो निश्चित तौर पर जन सरोकार तो इस युवती पर कूट कूट के भरे ही हैं। आज मैं चर्चा उस घटना पर बाद में आता हूं। आज मैं चर्चा करने से पहले, या ऐसा काम करते हैं, पहले आप उस वीडियो को देखिए जिस वीडियो में ये अंकिता भंडारी मर्डर केस के संदर्भ को लेकर आयोजित गोष्ठी में या कार्यक्रम में भारती पांडे बोल रही हैं, और किस प्रकार से एक व्यक्ति वहां पर आकर हंगामा करता है, और जो एक 19 बरस की लड़की को न्याय दिलाने के लिए आयोजित सभा है उसमें ये एक लड़की को ही गाली देकर संबोधित करता है। पहले इसको सुनिए, फिर समझते हैं कि मनुवाद से ब्राह्मणवाद तक असमानता की वैचारिक जड़ें कितनी गहरी हैं। अंकिता की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। हम भी असुरक्षित महसूस करते हैं आज के टाइम पे। मैं बहुत खुलेआम बोल रही हूँ क्योंकि मुझ पे भी बीच में एक अटैक हो चुका था, शराब पी हुए लोगों ने मेरे पे अटैक किया था। मैं सुरक्षित फील नहीं करती हूँ। और पुलिस ने एफआईआर लिखने में बहुत देर करी, जब सर लोग आए तब उन्होंने एफआईआर लिखी। तो ये हमारा तंत्र है जो कि शराबियों के पक्ष में है, जो बलात्कारियों के पक्ष में है, जो मनुवादियों के पक्ष में है, जो ब्राह्मणवादियों के पक्ष में है। क्या ब्राह्मणवादी? What is ब्राह्मणवादी? क्या है ब्राह्मणवादी? I protest. आपको स्वतंत्रता है, कीजिए। ब्राह्मणवादी क्या है? क्या है ब्राह्मणवादी? ब्राह्मणवादी. What is ब्राह्मणवादी? What is ब्राह्मणवादी? No, I don't agree with you. I agree.
Apologize. You better apologize. What is ब्राह्मणवादी? ब्राह्मणों के बीच में ब्राह्मणवादी. What is ब्राह्मणवादी? आपको पता है आप किस बारे में बात आपको पता नहीं है. Shut your mouth. मैं ब्राह्मण नहीं हूँ. ब्राह्मण नहीं है नहीं हमें नहीं मतलब है. What is ब्राह्मणवादी? अरे what is ब्राह्मणवादी? I strongly oppose. अंकिता के लिए every man is a ये महिला every man is a potential rapist बोल रही है आदमियों के सामने. नहीं अरे just shut up. Just shut up. Shut your mouth. Shut your गलत बात है. गलत बोल रही हो गलत. और इसकी बातों को जो सुन रहे हैं ना अंकिता हमारी बहन थी. अंकिता हमारी बहन थी. हम अंकिता की बहन हमको ब्राह्मण होने पे. ये मुझे नहीं. आपने वीडियो देखा. देखिए मुद्दा क्या है. समाज में असमानता को केवल गरीबी, अवसरों की कमी या प्रशासनिक विफलता की समस्या मानकर नहीं समझा जा सकता. ये जो असमानता है हमारे समाज में ये केवल आर्थिक ही नहीं है. सामाजिक असमानता भी बहुत गहरी है और इसकी ऐतिहासिक संरचना है. एक ऐसी सामाजिक धार्मिक व्यवस्था है इसके पीछे जिसने जन्म के आधार पर मनुष्य की गरिमा तय कर दी है, अधिकार तय कर दिए हैं, दंड तय कर दिए. तो इस संरचना को समझने के लिए दो शब्द बार बार आते हैं. आपसे बहुत लोगों ने सुना होगा, बार बार सुना होगा, आप लोग यूज भी करते हो, मनुवाद और ब्राह्मणवाद. ये दोनों शब्द आज सार्वजनिक बहस में उतने ही प्रासंगिक है जितने किसी समय में धार्मिक ग्रंथों और सामाजिक नियमों में थे जब वो नियम प्रचलन में थे. और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका संबंध केवल अतीत से नहीं है बल्कि वर्तमान के सत्ता संबंधों और सामाजिक व्यवहार से भी जुड़ता है. सबसे पहले यह स्पष्ट करना मेरी दृष्टि में आवश्यक है कि ब्राह्मणवाद आखिर है क्या. मेरी समझ से ब्राह्मणवाद किसी एक जाति का पर्याय नहीं बल्कि एक विचारधारा है. वह वैचारिक व्यवस्था जो यह मानती है कि समाज को ऊंच नीच में बांटना स्वाभाविक है. देखिए कितनी डेंजरस प्रवृत्ति है. यह मानती है कि यह ईश्वर प्रदत्त है इसलिए उचित है. ब्राह्मणवाद मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखता नहीं है बल्कि जन्म आधारित श्रेणी के रूप में देखता है. इसमें कुछ लोगों को ज्ञान, धर्म और सत्ता का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मान लिया जाता है और कुछ लोगों को सेवा करने का, श्रम का और अधीन रहने के लिए जन्मा हुआ मान लिया जाता है. इसी कारण ब्राह्मणवाद केवल धार्मिक या सांस्कृतिक मुद्दा भर नहीं है बल्कि सामाजिक अन्याय का आप कह सकते हैं डबल इंजन है. यह असमानता को केवल स्थापित नहीं करता है बल्कि उसे नैतिक और पवित्र आवरण पहचाने का कुप्रयास भी करता है. इसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का या विचारधारा का संहिताबद्ध और ग्रंथीय रूप है मनुवाद. मनुवाद का मूल स्रोत मनुस्मृति और उससे जुड़े धर्मशास्त्रीय विधान है. यदि ब्राह्मणवाद एक मानसिक सत्ता है, समझिएगा इसे, तो मनुवाद उसका लिखित संविधान है. परंतु यह संविधान अंबेडकर के संविधान के तरह नहीं है समानता पर आधारित बल्कि असमानता पर आधारित. मनुवाद समाज को 4 वर्ग में बांटता है. इसमें ब्राह्मण को सर्वोच्च, क्षत्रिय को शासन करने वाला, वैश्य को व्यापार करने वाला और शूद्र को सेवा के लिए करने वाला बताता है. मनुवाद ने देखिए केवल श्रम विभाजन नहीं किया बल्कि मानव मूल्यों का भी विभाजन किया है. ये जो श्रम विभाजन किया गया, आदमी और आदमी के बीच में गैप किया गया, खून को अलग किया गया, मतलब बताया गया सबका खून अलग अलग है, यही इसकी मूल समस्या है. मनुवाद शिक्षा को और ज्ञान को कुछ वर्गों के लिए सुरक्षित कर रहा है और दूसरों के लिए एक तरीके से अपराध बना देता है. स्त्री के प्रति भी मनुवाद में स्वतंत्रता की जगह अधीनता के नियम है. आप उनको डिफाइन करिए, संस्कृत में अलग अलग तरीकों से कहिए, ये अर्थ था, ये अर्थ नहीं था, ये सब बकवास है. स्त्री को मनुवाद कहता है पिता, पति या आने वाले समय में पुत्र के अनुशासन में रहना चाहिए. ये पितृसत्ता और वर्ण व्यवस्था दोनों की रक्षा करने वाला ग्रंथ है. इन विचारों के बीच में वैदिक साहित्य भी नजर आता है. कैसे नजर आता है? हमारा ऋग्वेद है, बहुत
उत्तम ग्रंथ है, लेकिन इसमें जो विसंगतियां हैं उनको समझिए। इसमें एक पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में ये वर्णन मिलता है, गौर से सुनिएगा, कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, जंघाओं से वैश्य पैदा हुआ और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। व्हाट नॉनसेंस! ये प्रस्तुति आगे चलकर सामाजिक पदानुक्रम का धार्मिक औचित्य बन गई। मुख को श्रेष्ठ, भुजाओं को बलशाली, जंघा को पोषण और पैरों को भार वहन से जोड़कर शूद्रों को सबसे नीचे स्थान दे दिया गया। अब आप सोचिए, जब समाज के भीतर असमानता की जड़ें धर्म और कल्पना के आधार पर स्थापित कर दी गई, तब वो केवल व्यवस्था नहीं रहती है, वह परंपरा और संस्कृति में बदल जाती है और इसी कारण उसका प्रतिरोध कठिन होने लगता है और पीढ़ियां दर पीढ़ियां वो हमारे दिमाग में धसा दी जाती है। आप हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक आख्यानों को पढ़िए, यही मानसिकता आपको अलग अलग तरीकों से नजर आएगी। रामायण और महाभारत जैसे प्रसंगों में आप शंभुक वध देखिए, एकलव्य का संदर्भ लीजिए, आपको ये संदर्भ बार बार नजर आएगा, क्योंकि ज्ञान पर नियंत्रण, अनुशासन के नाम पर दंड और सामाजिक श्रेणी को चुनौती देने पर दमन की प्रवृत्ति यहां आपको दिखाई दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कीजिए, आजकल तो उनको याद करने का दौर है, राजनेताओं की मजबूरी है, अंबेडकर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंबेडकर को की जाति वालों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, वोट बैंक है, तो इसलिए अंबेडकर को अब पूजा जा रहा है। ये भी हमारे यहाँ की एक बड़ी विडंबना है कि आप व्यक्ति पूजा में यकीन करते हैं। बहरहाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि जाति व्यवस्था केवल श्रम का विभाजन नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, बल्कि ये लेबर का भी विभाजन है, श्रमिकों का भी विभाजन है। सरल अर्थों में कहूं तो समाज को केवल काम बांटा नहीं गया, बल्कि काम करने वालों को भी ऊंच और नीच में बांट दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने मनुवाद को सीधे सीधे लोकतंत्र विरोधी माना था। उनके लिए मनुस्मृति केवल एक बुक नहीं थी, ग्रंथ नहीं थी, बल्कि एक व्यवस्था की वैचारिक रीढ़ थी जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विरुद्ध खड़ी थी। आपको याद होगा, बहुत ऐतिहासिक प्रसंग है, डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था और आज भी एक सिंबॉलिक तौर पर जिस दिन उन्होंने मनुस्मृति को दहन किया था, वो दिन में आज भी ये कार्यक्रम होते हैं, हालांकि सिंबॉलिक होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतीकात्मक प्रतिरोध को चुना था, क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं केवल कानून से नहीं टूटती हैं, उनको नैतिक चुनौती देनी पड़ती है। अंबेडकर ने बहुत कठोर शब्दों में कहा था, भारत में समानता की लड़ाई तब तक अधूरी है जब तक जाति का ढांचा खत्म नहीं हो। उन्होंने इसके लिए एक शब्द कहा था, इस असमानता के लिए, ग्रेडेड इनइक्वालिटी, यानी ऐसी असमानता जहां हर वर्ग अपने से नीचे वाले पर प्रभुत्व और ऊपर वाले के सामने समर्पण करता है। और ये हम देख रहे हैं, ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो इस ढांचे के अनुसार सबसे टॉप में है। क्षत्रिय उनको प्रणाम कर रहा है, वैश्य क्षत्रिय को प्रणाम कर रहा है, और बेचारा शूद्र जो है वो तो हर किसी के आगे लेटा हुआ है। ज्योतिबा फुले ने अंबेडकर से पहले ही इस वैचारिक संरचना को पहचान लिया था। फुले ने ब्राह्मणवाद को शोषण की संस्कृति के रूप में देखा। वे कहते थे, धर्म और कर्मकांड का इस्तेमाल करके बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित रखने का षड्यंत्र किया गया है, ताकि सत्ता का स्रोत एक सीमित वर्ग के पास रहे। अब बहुत कुछ बदला है 78 बरस के भारत में, इसलिए ये जो ब्राह्मण वर्ग है ये विचलित हो रहा है। और ब्राह्मण से केवल जाति आधार ब्राह्मण नहीं है, इसमें क्षत्रिय भी है, वैश्य भी। पसंद नहीं आ रहा है कि एक वर्ग ऊपर उठ रहा है। जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा था अल्मोड़ा जनपद की, अब मैं उस पर आपने वीडियो देख ली कि किस प्रकार भारती पांडे अपनी बात कह रही और उनका विरोध हो रहा है। वो क्या उजागर करता, वो क्या सामने रखता है? इसी सत्य को सामने रखता है कि इस जाति के कारण, जातिवाद के कारण कितना ज्यादा जहर आम जन में भरा हुआ है।
अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आयोजित सभा के दौरान जब भारती ने महिला सुरक्षा और सामाजिक असमानता पर बोलते हुए यह बात कही कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा, वायलेंस होता है, रेप होता है, मोलेस्टेशन होता है और असमानता की जड़ें ये मनुवादी और ब्राह्मणवादी सोच में मिलती हैं, तो भला उन्होंने क्या गलत कहा? भारती ने क्या गलत कहा? आप सोचिए। किसी पर, व्यक्ति पर या जाति पर व्यक्तिगत हमला नहीं था, ब्राह्मण व्यक्ति पर हमला नहीं था। वो प्रयास कर रही थी पूरी इस प्रवृत्ति पर, इस संरचनात्मक आलोचना पर वो करने का प्रयास कर रही। एक वैचारिक दावा आप कह सकते हैं कि समाज में महिला और वंचित वर्गों पर नियंत्रण केवल कानून से नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक प्रभुत्व की उस परंपरा से आता है जो अधिकारों को जन्म आधारित बनाती है। दिस वॉज व्हाट शी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। लेकिन समझ की कमी, मूर्खता, दिमागी जड़ता सामने आ गई। एक व्यक्ति सामने आ गए, मुझे शायद सौरभ जोशी नाम है, खुद को एडवोकेट कहते हैं, कुछ जोशी हैं फिलहाल। उन्होंने हस्तक्षेप किया, ऊंची आवाज में चिल्लाते नजर आए, बहुत ही जोर जोर से चीख रहे थे कि आप ब्राह्मणों के खिलाफ कैसे बोल रही हैं। और यही वो बिंदु है, यही वो बात है कि जब किसी विचारधारा की आलोचना होती है तो जनाब उसका जवाब तर्क से क्यों नहीं आता, संवाद के बजाय शोर से क्यों आता है? पहले तो वो समझे नहीं श्रीमान कि भारती पांडे क्या कहना चाह रही है। यह प्रतिक्रिया केवल व्यक्तिगत गुस्सा नहीं, उन व्यक्ति विशेष एडवोकेट जोशी का व्यक्तिगत गुस्सा नहीं बल्कि उस मेंटालिटी की ओर, उस मानसिकता की ओर इशारा करता है जो प्रश्न पूछने को भी अपराध और आलोचना को अपमान मानती है। यही ब्राह्मणवाद है जो भारती पांडे कहना चाह रही थी। ब्राह्मणवाद का सबसे आधुनिक और खतरनाक रूप यही है। आज सीधे सीधे मनुस्मृति का नाम लेकर वो सामने नहीं आता है। मनुस्मृति अब अतीत हो गई, एग्जिस्ट करती है लेकिन अतीत या ढक छुप कर। वह भावनाओं, परंपराओं, संस्कृति, सम्मान, यहां तक कि राष्ट्रवाद के नाम पर विरोध को दबाने के लिए सामने आता है। और यही ब्राह्मणवाद है जिसको भारती पांडे रेफर कर रही थी, विशेष रूप से तब जब सवाल उठाने वाला व्यक्ति स्त्री हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सवाल उठाने वाला जो व्यक्ति है, यदि वो महिला है या दलित समाज से है, तो ज्यादा भावनाएं भड़क जाती हैं, परंपराएं याद आ जाती हैं, संस्कृति की दुहाई दी जाने लगती है। एक महिला युवा पत्रकार का सार्वजनिक मंच से बोलना और फिर उस पर शोर मचाकर उसे चुप कराने की कोशिश, ये क्या है? यही तो पितृसत्ता है, ब्राह्मणवादी वर्चस्व है, या पितृसत्ता और ब्राह्मणवादी वर्चस्व का गठजोड़ है, जिसे ज्योतिबा फुले ने और अंबेडकर ने और कुछ हद तक राम मनोहर लोहिया ने चिन्हित किया था। देखिए, अल्मोड़ा की घटना का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि यह दिखाती है, समझाती है कि मनुवाद अब केवल ग्रंथों का विषय नहीं रहा, वो सामाजिक व्यवहार की धड़कन में आज भी मौजूद है। हमारा संविधान हम भारत के लोगों को समानता का अधिकार देता है, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तमाम प्रकार के अधिकार देता है, कानूनी बराबरी की बात करता है, लेकिन समाज के भीतर बैठी असमानता की मानसिकता खुद को बार बार सामने लाती है, जैसा एडवोकेट जोशी ने किया। कभी योग्यता के नाम पर आती है, कभी विवाह और रिश्तों में समाज के नाम पर सामने आती है, कभी सार्वजनिक भाषण में हंगामों के माध्यम से आती है। असमानता की रक्षा करने वाली शक्तियां जो प्रोटेक्ट कर रही हैं, जो मेंटालिटी इस इनइक्वालिटी को प्रोटेक्ट करती है, वो यही चाहती है कि असमानता पर सवाल उठाने वाले लोग खामोश रहें, और यदि वे चुप ना रहें तो उन्हें शोर में दबा दिया जाए। इसलिए आज जरूरत यह समझने की है,
बहुत गंभीरता से यह समझने की है कि मनुवाद और ब्राह्मणवाद, इनके खिलाफ संघर्ष केवल किसी एक पुस्तक का, मनुस्मृति का विरोध नहीं है। ये मानवीय गरिमा के पक्ष में खड़े होने का प्रश्न है। मानवीय गरिमा से ज्यादा बड़ी चीज क्या हो सकती है? मानवीय गरिमा के पक्ष में खड़े होने का संघर्ष भी यही है। यह स्त्री की सुरक्षा, दलितों को बराबरी का सम्मान दिया जाना या दलित की बराबरी, पिछड़े की हिस्सेदारी और बहुजन समाज के आत्मसम्मान की लड़ाई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ठीक ही कहा था, सटीक कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक स्टैब्लिश नहीं हो सकती जब तक सामाजिक लोकतंत्र व्यवहार में नहीं हो। और सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ केवल वोट देने का अधिकार नहीं है, सम्मान का अधिकार है। केवल कानून नहीं, कानून तो तमाम हमारे पास है जो समानता की बात करते हैं, व्यवहारता में समानता का प्रश्न है। मनुवाद किताब की शक्ल में भले ही बदल जाए, गायब हो जाए, सामने नजर ना आए, मिस्टर इंडिया टाइप हो जाए, लेकिन ब्राह्मणवाद मानसिकता की शक्ल में तब तक जीवित रहेगा जब तक समाज असमानता को किसी भी नाम से स्वाभाविक मानता रहेगा, नेचुरल मानता रहेगा। ये हम देखते हैं प्रतिदिन अपने जीवन में। और अल्मोड़ा की घटना दोस्तों हमें यही बताती है, यही समझाने का प्रयास करती है। यह संघर्ष अतीत का नहीं है, बल्कि अभी संघर्ष वर्तमान का भी हो गया है। असमानता की जड़ों पर जब भी कोई प्रश्न उठाता है, जैसा भारती पांडे ने उठाने का प्रयास किया, तो उस पर प्रतिक्रिया केवल असहमति की नहीं, और इस बात को गंभीरता से समझिए। ये जो प्रतिक्रिया आई एडवोकेट जोशी की, वो केवल असहमति की नहीं होती, उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन पूरे समाज की बेचैनी का होता है। इस समाज, जो ब्राह्मणवादी समाज है, मनुवादी समाज, और यही बेचैनी इस बात का प्रमाण है कि ब्राह्मणवादी और मनुवादी संरचना अभी तक टूटी नहीं है। और याद रखिएगा, जब तक ये संरचना टूटेगी नहीं, जब तक, तब तक महिलाओं के खिलाफ हिंसा जारी रहेगी। न जाने कितनी अंकिता प्रतिदिन हिंसा की शिकार होंगी। दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ते रहेंगे, होते रहेंगे अलग अलग रूप में। कहीं पर मानसिक होगा, कहीं पर फिजिकल वायलेंस होगा, और बहुजन समाज का सामाजिक अपमान अपवाद नहीं, बल्कि व्यवस्था का परिणाम बने रहे।